Hello students, in this video we are going to discuss relation between linear and angular velocity. ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था, इक्वल टू डी थीटा या डेल थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? सो लीनियर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस v इज इक्वल टू ds ओवर dt। So this is called instantaneous velocity. Here v and s both are the vector quantity. Got it? अब अगर हम लोग बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, सिमिलरली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों ओमेगा से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये निकालते कैसे ये सबको पता है कि अगर मैं इसका एवरेज टर्म निकालूं तो वो किसके बराबर आने वाला है। सो ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू टोटल एंगल ऑफ रोटेशन दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर टोटल टाइम टेकन। सो थीटा t2 माइनस t1। सो दैट्स वाई इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। आफ्टर दैट हम लोग इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों? इंस्टेंटेनियस में। क्लियर हो गया? अब अगर हम लोग बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? विच इज 2 पाई। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर दिस इज टी इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो दिस इज ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। क्लियर? तो इस नोटेशन को बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और, थीटा 1 and theta 2 both are the angular position of the particle at instant t1 and t2। दोबारा से थीटा 1 and theta 2 be the angular position of the particle। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसके रिलेशन की। तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है विद द रेडियस r, दैट्स वाई इसको हम लोग लिख सकते हैं so let us suppose this is delta s, this is delta theta r, क्योंकि रेडियस बराबर रहने वाला है, इसको नाम दे दिया ए बी। सो दिस इज द आर्क लेंथ। गॉट इट? अब हम लोगों को पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस, और लिख सकते हैं इसको डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर। क्लियर? तो यहां से ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर। क्लियर? अब अगर हम दोनों तरफ डेल्टा सी से डिवाइड कर दें, देखें जरा, डेल्टा टी एंड अगेन डेल्टा टी। ठीक है, तो डी थीटा ओवर डी टी अभी हम लोग निकाल चुके हैं इसको। This is equal to omega. So omega is equal to del s over del t. Del s over del t is what? Linear velocity. So this is over. तो यहां से अगर मैं v की बात करूं तो v आ जाएगा बच्चों आपका, देखें जरा, v बराबर ओमेगा इंटू आर। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू। ठीक है, अगर इसका वेक्टर नोटेशन देखें
terms of vector, so v vector is equal to omega vector cross of r vector. So this is vector notation. ठीक है, अब v की डायरेक्शन with the right hand थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ रखा है. क्लियर? जिस तरीके से हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग इसकी भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं. क्लियर हो गया? अब अगर मैं यहां पर इसकी यूनिट की बात करूं, तो यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड एंड डायमेंशन t-1. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर वेलोसिटी, angular velocity, average angular velocity and the relation between linear and angular velocity. ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा. तो आप इस कंडीशन को एंड इस रिलेशन को बहुत अच्छे से आप लोग कैरी करें. क्लियर? सो अब बात करते हैं बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन की. जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से. ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा है, उसी तरीके से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ठीक है, rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Delta omega over delta t. ठीक है, so this is average angular acceleration. और अगर हम लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 ले लें, तो ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों डी ओमेगा ओवर डी टी में. ठीक है, सो अल्फा एंड ओमेगा बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी रिटन एज लाइक अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर ओवर डी टी. गॉट इट? यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. इंपॉर्टेंट नोटेशन समझें इसकी बच्चों. It is an axial vector its direction is along the axis according to right hand स्क्रू रूल. गॉट इट? तो इसकी डायरेक्शन भी हम विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल इजीली डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज नोट नंबर 1. सेकेंड, अगर आपका ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, समझे जरा, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो अल्फा होगा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो पैरेलल टू ओमेगा होगा. ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन पैरेलल टू ओमेगा. अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा होगा तो अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट टू ओमेगा होगा. ये दोनों कंडीशन को बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर करके रखें. क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट एंगुलर एक्सेलरेशन. अब हम बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन.
So this is a relation between linear acceleration and angular acceleration. तो हम लोगों को अभी पता है रिलेशन हम लोगों ने किया था लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में. सो दिस इज v इज इक्वल टू r ओमेगा. ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें सो dv ओवर dt इज इक्वल टू r d ओमेगा ओवर dt. अभी ये पता है dv ओवर dt इज व्हाट, एक्सेलरेशन, and d omega over dt is what, angular acceleration alpha. क्लियर. अब यहां याद रखने वाली ये बात ये है कि जो आपका लीनियर एक्सेलरेशन होगा दिस इज ऑलवेज टेंजेंशियल. दैट इज r alpha. ठीक है. अब टेंजेंशियल क्यों है, ये फिक्स पॉइंट, ये रेडियस r, यहां पार्टिकल मूव कर रहा है. तो ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है इट हैज द लीनियर वेलोसिटी v. ठीक है, ये जो होगा वो आपका डेल्टा थीटा है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका वो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज आर्क, या हम बोल सकते हैं दिस इज द आर्क लेंथ. और ये जो है आपका वो है आपका एंगुलर वेलोसिटी. सो डोंट टू बी कंफ्यूज, लीनियर एक्सेलरेशन विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस. क्लियर. ओके, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. आई होप समझ आया होगा. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन इन 2D. तो ये मान के चलिए एक पाथ लिया. सो लेट अस सपोज दिस द पाथ एंड दिस इज द पार्टिकल. ये इसकी वेलोसिटी है जो कि टेंजेंशियल टू द सरफेस है. ठीक है, अगर इस पर एक फोर्स लगाया जाए मिक्स्ड टू कंपोनेंट vertical and horizontal with the angle of theta. So this is angle theta. तो ये हो जाएगा बच्चों f cos theta and this is f sin theta. गौर करने वाली बात ये है कि f cos theta यहां पर एक टेंजेंशियल फोर्स है जो कि इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है. क्लियर. अगर मैं बात करूं इस वेलोसिटी की तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इट हैज द पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो हम लोग देख रहे हैं इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कौन वेरी करेगा, f cos थीटा, यानी कि जो टेंजेंशियल फोर्स है वो इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा एंड f sin थीटा जो कि नॉर्मली इस पे लग रहा है वो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा. हम यहां से पता लगा सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो होगा f cos थीटा ओवर मास. एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें सो दिस इज नॉर्मल फोर्स, सो f sin थीटा ओवर मास. क्लियर हो गया बच्चों. यहां याद रखिए जो f sin थीटा है वो अलोंग नॉर्मल एंड f cos थीटा अलोंग टेंजेंशियल. ठीक है, f cos theta is responsible for change the direction f sin theta,
F sin theta is responsible for change the direction of velocity, while F cos theta change the magnitude of that particle. क्लियर? तो ये कंडीशन आप याद रखिए। कोई हमने कर्व लिया, ठीक है, और यहां पर एक फोर्स लगाया गया, तो ये जो फोर्स है अपने दो कंपोनेंट बनाएगा। F cos थीटा इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और F sin थीटा इसको एक डायरेक्शन देगा। क्लियर? आगे अगर यहां पर हम लोग इस आर्क को मेंशन करें, देखें जरा, इस आर्क को मेंशन करें, तो ये जो फोर्स लग रहा है दैट इज F sin थीटा, वो नॉर्मल टू द सरफेस लग रहा है। अगर ये नॉर्मल टू द सरफेस लग रहा है, तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इस आर्क का ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये अगर रेडियस हो गया तो हम लोग अगर इस आर्क में एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, दैट इज नॉर्मल टू द टेंजेंट। अगर मैं ये वाले आर्क की बात करूं, देखें जरा, ये बड़े वाले आर्क की, ये पूरा आर्क अगर मैं कंसीडर करूं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, दिस वन, तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, दिस वन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसका सेंटर, और ये उसकी रेडियस हो जाएगी, दिस इज आर। तो जितना आर्क कंसीडर करोगे उतना ही आपका सर्किल बनने वाला है। अगर इस आर्क को कंसीडर करें बच्चों, ठीक है, तो ये उसका सेंटर होगा, तो इसका जो रेडियस है वो छोटा हो जाएगा। इसको आर डैश ले लेते हैं, एक आर डबल डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज अगेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर मैं बात करूं आर की, दिस आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जी, यहां देखें, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपका जो कर्व है वो अगर शार्प है, अगर कर्व आपका शार्प बन रहा है, तो इसका मतलब उसका जो कर्वेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? दोबारा से, अगर कर्व शार्प है तो उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। क्लियर? कर्वेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए, आर्क जितना शार्प होगा उसका कर्वेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर? अगली चीज, इसका जस्ट अपोजिट, अगर कर्व आपका फ्लैट है, कर्व आपका फ्लैट है, तो कर्वेचर रेड्यूस होगा, लेकिन जो इसका रेडियस है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए। कर्व शार्प तो कर्वेचर इंक्रीज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज। अगर कर्व आपका फ्लैट है तो जो इसका कर्वेचर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अगली चीज, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली ट्रीट करें तो आप याद रखिए, कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां पर किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं हम 2D में, तो यहां पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कर्वेचर को, जो कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। क्लियर?
तो यहां पर किसी को आप कर्वेचर का किसी को अगर मीनिंग नहीं पता है तो ये भी याद रखिए, इसका मतलब होता है कि कर्व कितना बेंड कर रहा है, कर्व कितना बेंड कर रहा है, ठीक है, दैट इज बेंडिंग ऑफ कर्व, बेंडिंग ऑफ कर्व। क्लियर? तो यहां पर बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कर्व को रेडियस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। गॉट इट? अगली चीज, अगर मैं नॉर्मल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन की बात करूं तो ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। देखें, नॉर्मल एक्सीलरेशन डिपेंड कर रहा है एफ साइन थीटा पर। क्लियर? अगर ये एफ साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो इस एफ साइन थीटा की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ही होगी। तो आप याद रखें, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? क्या मेरी बात सबको क्लियर है? वेरी गुड। अगर यहां पर हम लोग इसको दोबारा से देखें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ये निकल के आया था आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा से dv ओवर dt किया तो ये आ गया a इज इक्वल टू एल्फा इंटू आर। ठीक है, यहां a जो होता है वो ऑलवेज टेंजेंशियल। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोगों ने बात किया टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन इन 2D। तो हमने एक कर्व लिया, वहां पे एक कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन ली जिस पर एक F फोर्स लग रहा है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देगा इस पार्टिकल को। F अपने दो कंपोनेंट बनाएगा, F cos थीटा एंड F sin थीटा। F cos थीटा इस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ठीक है, एंड F sin थीटा उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है। तो यहां से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F cos थीटा बाई m एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F sin थीटा बाई m। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशंस F sin थीटा अलोंग नॉर्मल एंड F cos थीटा अलोंग टेंजेंशियल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आफ्टर दैट F sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हाइल F cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद हमने बात की इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी कि कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या है। तो इसमें रिलेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अगर कर्व आपका शार्प है तो उसका जो कर्वेचर होगा वो ज्यादा होगा एंड उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर कर्व आपका फ्लैट है तो कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? तो यहां पर कर्वेचर का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ कर्व, कि कर्व कितना बेंड कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? जितना ज्यादा बेंड करेगा, देखिए मैं अगर कर्व की बात करूं, इसकी बेंडिंग में ज्यादा कर दूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इफेक्ट पड़ेगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपकी कंडीशंस हैं जो आपने पता होनी चाहिए। दिस रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? अभी हम लोगों ने निकाला नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F sin थीटा ओवर मास। ठीक है, F sin थीटा ओवर मास, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, V स्क्वायर ओवर R। अब बात आती है ये कैसे आया, है ना, ए नॉर्मल इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, ये कैसे आया। ठीक है, चलो आइए इसको पहले देख लेते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ, ये सेंटर हो गया एंड दिस इज द रेडियस। क्लियर? एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल P1। एक पार्टिकल जिसके पास वेलोसिटी V1 है, ठीक है, पोजीशन चेंज करता है वेलोसिटी V2 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एंड दिस इज आर्क लेंथ डेल्टा S। क्लियर हो गया? दोबारा से R1 with the radius B1 and B2 with the velocity of the particle at P1 and P2। ठीक है, अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें B1 एंड B2 के, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं V1 वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर इज इक्वल टू V। ठीक है, अब अगर मैं इसको बाहर निकालूं, सो दिस इज डेल्टा थीटा एंड ये हो जाएगा आपका आर्क दैट इज डेल्टा S। ठीक है,
अगर मैं इस वेलोसिटी को कंसीडर करूं तो मैं पैरेलल शिफ्टिंग से वेलोसिटी को, ये v2 को ऐसे लिख सकता हूं। इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा बन रहा है, तो मैं दोनों को कंसीडर कर सकता हूं। दिस इज, इसको नाम दे देते हैं Q, एंड दिस इज v1 वेक्टर, दिस इज v2 वेक्टर, दिस इज अगेन एंगल थीटा। और इसको अगर हम नाम दे दें तो ये कुछ भी हो सकता है। P एंड Q, P ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं A एंड P। तो ये हो जाएगा इसका चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? दोबारा से विद द वेक्टर नोटेशन, इसको वेलोसिटी को हम इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। दिस इज डेल्टा थीटा। अब जरा इन दोनों एंगल को देखिए, ये हो जाएगा आपका P1 एंड P2। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल O P1 P2 एंड वेक्टर ट्रायंगल QAP, both are similar. ठीक है, दोनों ही बच्चों सिमिलर हैं। आफ्टर दैट ट्रायंगल आर इक्वल एंड the angle between them is डेल्टा थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, इट मींस अगर हम दोनों की प्रॉपर्टी कंसीडर करें तो P1 P2 ओवर P1O, जो कि इसके रेडियस के बराबर होगा, इज इक्वल टू AB ओवर AQ। ठीक है, वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा डेल्टा S के बराबर, ये हो जाएगा R के बराबर, ये हो जाएगा डेल्टा V के बराबर, और ये हो जाएगा बच्चों V के बराबर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों तरफ अगर डेल्टा T से डिवाइड कर दे, ठीक है, दोनों तरफ हमने डेल्टा T से डिवाइड कर दिया। आफ्टर दैट अगर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कंसीडर करें विद लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा S ओवर डेल्टा T into 1 over R is equal to 1 upon V limit delta T tends to 0 del V over del T। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा S ओवर डेल्टा T इज लीनियर वेलोसिटी एंड del V ओवर del T इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा V ओवर R, सॉरी ये दिस इज dV ओवर ds ओवर dt। पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस चेंज कर लें बच्चों इसका, सॉरी, और ये हो जाएगा आपका दिस इज dV ओवर dt। ठीक है, तो ds ओवर dt विद द वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन V एंड दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। सो दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये हम लोगों ने कैसे निकाला। सो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्लियर? देखें इसको दोबारा से, हो गया बच्चों। n इज इक्वल टू एफ साइन थीटा ओवर m इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर r। कैसे आया वी स्क्वायर ओवर r? विद द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमने उसका प्रूफ कर लिया। यहां से जो वैल्यू आ गई दैट इज a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर r। क्लियर? अभी हम लोगों को यह भी पता है जो v की वैल्यू है r ओमेगा के बराबर है, क्योंकि ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में। तो v को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, तो अल्फा बराबर क्या हो जाना है, सॉरी a, एंड दिस इज अल्फा नहीं है, ये a है, इज इक्वल टू v को रिप्लेस करोगे r ओमेगा से
एक आर से एक आर कट गया, तो ए आ जाएगा बच्चों आर ओमेगा स्क्वायर, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बाकी और भी निकाल सकते हो। ए इज इक्वल टू आर, ओमेगा है बच्चों 2 पाई एन के बराबर, ये भी लिख सकते हो। तो यहां से ए आ जाएगा 4 पाई एन स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट एक्सेलरेशन, अगर हम नॉर्मली की बात करें, वो इसका हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर। क्लियर बच्चों, देखें इसको। डन, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो वो क्या होगा, देखें यहां से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा ओवर एम। अभी हम लोगों ने निकाला था एफ कॉस थीटा ओवर एम। ठीक है, अब ये एफ कॉस थीटा क्या करता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है, किसका, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का। वेलोसिटी जितनी है उसका वो मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस डीवी ओवर डीटी, दिस इज इक्वल टू डीवी ओवर डीटी। तो नॉर्मल निकल आया वी स्क्वायर ओवर आर, टेंजेंशियल निकल आया दिस इज डीवी ओवर डीटी। ठीक है, तो यहां से एग्जैक्टली पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो वो किसके बराबर होगा, डीवी ओवर डीटी के बराबर। क्लियर। अब अगर मैं टोटल एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट एटी स्क्वायर प्लस ए एन का होल स्क्वायर। क्लियर। अगर इसको हम लोग डायग्रामिकली देखें तो समझें इसको भी जरा। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा बच्चों आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। क्लियर, दिस इज नेट एक्सेलरेशन। क्लियर। तो यहां से हम इस तरीके से उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक है, टाइम लीजिएगा और हर पॉइंट को बहुत बेसिक से क्लियर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इजीली समझ में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, देखें इसको। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।